एक तरफ है 3 साल के सच्ची मोहब्बत से मिला धोखा, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे इंसान का जुनूनी प्यार। किसे चूज़ करेगी हीरोइन? चलिए कहानी में जानते हैं, क्योंकि ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक होने वाली है। तो आई होप आप लोग वीडियो के एंड में बने रहेंगे। कहानी का नाम आपको कहानी के बीच में पता चलने वाला है। चलिए इस खूबसूरत सी कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन नैन्जी को हमें कमरे में दिखाया जाता है। वो ब्लाइंड फोल्डेड थी और उसे ये लग रहा था कि उसका 3 साल का प्यार हैंग जो, जिससे कि वो शादी करने वाली है, आज उसके साथ रोमांस करने के लिए आया हुआ है। लेकिन जैसे ही वो उसे स्मेल करती है, वो समझ जाती है कि ये हैंग जो तो है ही नहीं। कहानी का हीरो जी रेंग यहाँ पर उसको ब्लाइंड फोल्ड ओपन करता है, जिसे देखते ही नैन्जी चौंक जाती है, क्योंकि जी रेंग हिंगजो का छोटा भाई था। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसकी होने वाली भाभी है और वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। ज़ेरिंग उसे बताता है कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए उसने तुम्हें बेच दिया है। अगर भरोसा नहीं है तो जाकर के अंदर क्लॉक रूम में देख सकती हो, जिस बिजनेसमैन के साथ वो आज तुम्हें नाइट स्पेंड कराने वाला था, उसे मैंने बांध करके रखा हुआ है। ऑब्वियसली जब हम किसी से प्यार करते हैं तो इन बातों को भरोसा नहीं करते हैं। तो वही चीज़ नैन्जी को भी लग रहा था, जिस इंसान से वो प्यार करती है वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो उस इंसान को देखती है कि सच में उस कमरे में वो इंसान बंद है, जिसके साथ कि आज उसे नाइट स्पेंड करना पड़ता अगर ज़ेरिंग नहीं आता तो नैन्जी का दिल टूट जाता है। वो समझ जाती है कि हैंगजो ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, वो बस कंपनी के 10% शेयर के लिए उससे शादी करना चाहता था। अब जब ऐसा था तो भला नैन्जी क्यों ही रुकने वाली थी? सामने इतना खूबसूरत जी रेंग खुद ही उसके सामने चल के आया हुआ है, तो वो इतना अच्छा मौका क्यों ही गवाए। जी रेंग उसे प्रोवोक करते हुए कहता है, क्या तुम सच में हेंगजो की बात नहीं मानोगी उसके बिजनेस के फ़ायदे को करा करके? नैन्जी यहाँ पर जीरेंग के साथ इंटीमेट होती है और कमरे के बाहर हेंगजो खड़ा होकर के सुन रहा था कि उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अंदर से आ रही आवाज़ों को सुन करके उसे ऐसा लगने लगता है कि सच में नैन्जी यहाँ पर उसी बिजनेसमैन के साथ इंटीमेट हो रही है, जिसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसने उसे कमरे में छोड़ा है। अगली सुबह बिल्कुल हिंजो उसके बगल में ऐसे जाकर के सो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वही तो था कल रात उसके साथ। नैन्जी भी जानबूझ करके हिंजो को सुनाते हुए कहती है, उफ, कल रात तो तुम मुझे बहुत ही टायर्ड कर दिए। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अच्छे तरीके से रोमांस करना जानते हो। हिंजो उसे कहता है, हाँ, आई होप कि अब तुम इसके बाद मेरे साथ मूव इन कर जाओगी ताकि हम साथ में रहें और फिर जल्दी ही शादी कर लें। नैन्जी कहती है, तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? हिंजो कहता है, मतलब ये कौन सा सवाल है? मैं ऑब्वियसली तुमसे शादी करूँगा ना, क्यों शादी नहीं करूँगा? नैन्जी समझ जाती है कि इंसान इतना सेल्फिश है, कंपनी के 10% शेयर के लिए वो लिटरली कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिस इंसान ने अपने ही फियोंसे को सेल कर दिया, उस इंसान से क्या ही प्यार की उम्मीद। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं नैन्जी ने उस बदमाश इंसान के वीडियो को बना लिया था और उसे वार्न किया था। अगर उसने हेंगजो को ये बताया कि वो उसके साथ नहीं था कल रात, तो वो वीडियो को वायरल कर देगी। वो इंसान चुप रहने का डिसाइड करता है। खाने के टेबल पर जी रंग, नैन्जी और हेंगजो थे। जी रंग जानबूझ करके यहाँ पर नैन्जी को छेड़ते हुए कह रहा था, लगता है कि कल रात आप दोनों की रोमांटिक रात कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक भी थी। इतनी लेट नाइट आवाज़ें आ रही थी कि मैं तो सो ही नहीं पाया। अब नैन्जो भी उसके हाँ में हाँ मिला रही थी। फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है, तभी उसे ध्यान आता है, अरे उसका फ़ोन तो यहीं छूट गया है। वो वापस लेने के लिए आती है। इधर हम लोग देखते हैं कि हेंगजो शुरुआत से लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ जीरेंग को पीटते ही रहता था। जीरेंग असल में एक इनके लिए एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट था। उन्हें इतने तरह का ड्रग बचपन से लेकर के आज तक दिया गया था कि जीरेंग की हालत अंदर से बहुत ही ख़राब थी और उसे दौरे पड़ते थे और उसे एक स्पेशल मेडिसिन देना पड़ता था। उसका एंटीडोट आज तक हेंगजो ने उसे नहीं दिया था और इस वजह से जीरेंग का बचपन काफ़ी ट्रॉमेटिक बीता था। वो नैन्जी को पसंद करता था, लेकिन नैन्जी के सामने वो खुद को स्ट्रांग नहीं दिखाएगा, खुद को काफ़ी वीक दिखाएगा, ताकि नैन्जी उसके लिए सिंपैथी फील कर सके, हिंगजो से ब्रेकअप करे और वो उसके पास वापस आ सके। हिंगजो की सच्चाई तो उसने उसे दिखाई ही दी है। आज भी नैन्जी के जाने के बाद जब हिंगजो जीरेंग को पीट रहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करते ही इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, तुम बहुत ही मनहूस हो, तुम्हें इसीलिए तो हमने अपने घर में रखा हुआ है।
यहाँ पर नैन्जी आ जाती है। वो हेंगजो को ज़ीरों को ऐसे पीटते हुए देख करके काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये क्या बकवास चल रहा है। ज़ीरेंग आज तक हेंगजो के सारे प्रॉब्लम्स, सारे टेंशन और सारी पिटाई बचपन से लेकर आज तक झेलते आया है। कभी भी किसी ने उस इंसान से प्यार नहीं किया। ज़ीरेंग हेंगजो पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये सही नहीं है। ज़ीरेंग तुम्हारा भाई है, अगर ये बात बाहर जाएगी कि तुम लोग अपने ही भाई के साथ ऐसा बिहेव करते हो तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आफ्टर दैट वो बहाना करके ज़ीरेंग को वहाँ से हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए ले करके जाती है। हेंगजो फिलहाल उसे रोक नहीं सकता था, वरना नैन्जी को पता चल जाएगा कि वो लोग शुरुआत से लेकर के आज तक ज़ीरेंग के साथ ऐसा ही बिहेवियर करते हैं। जब वो दोनों कार में बैठ करके इसी बारे में बात कर रहे थे, तब ज़ीरेंग जानबूझ करके खुद को कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट और वीक दिखा रहा था कि मतलब हेंग जो हमेशा ही ऐसा करते रहता है। नैन्जी को ज़ीरेंग की ये कंडीशन देख करके बहुत ही बुरा लग रहा था। वो ज़ीरेंग को कहती है, डोंट वरी, अब मैंने तुम्हारा फर्स्ट नाइट इस्तेमाल किया है तो मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान तो हूँ। मैं जल्दी ही हेंगजो से ब्रेकअप कर लूँगी, क्योंकि ज़ीरेंग को अपना बचपन भी बिल्कुल नैन्जी को अपना बचपन भी बिल्कुल ज़ीरेंग की तरह लगता है। नैन्जी की भी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। उसके फादर हमेशा ही उसकी मॉम को मारते पीटते रहते थे। बचपन से लेकर के आज तक उसने यही सब कुछ तो देखा है। हालांकि ज़ीरेंग को उसके इस लाइफ के बारे में नहीं पता था। वो काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेबल फील कर रही थी। ज़ीरेंग उससे कहता है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, वरना हेंगजो मेरे साथ इसी तरीके से बिहेव करते रहेगा। नैन्जी उसे कहती है, डोंट वरी, ये चीज़ें मैं खुद हैंडल आउट करने का कोशिश करती हूँ। वैसे भी मुझे उस चीटर हेंगजो के साथ तो नहीं ही रहना है। अगले सीन में नैन्जी अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी माँ को वो कहती है अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेने के लिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो मुझे कभी डाइवोर्स नहीं देगा, वो हमेशा मुझे कैद करके रखना चाहता है। नैन्जी भी मजबूर थी, असल में वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इस वजह से भी वो हेंगजो से शादी करना चाहती थी ताकि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सके और अपनी मॉम को इस हेल्थ से निकाल सके। उसकी माँ को वो कहती है कि माँ, मैं हेंगजो से ब्रेकअप कर रही हूँ, क्योंकि वो भी डैड की तरह ही बहुत ही घटिया इंसान है। उसकी माँ यहाँ पर नैन्जी का सपोर्ट करते हुए कहती है कि डोंट वरी बेटा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगी। अगर हेंगजो अच्छा इंसान नहीं है तो तुम्हें उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ज़ीरेंग नैन्जी को छेड़ रहा था। नैन्जी उसे कहती है, दिमाग सही है तुम्हारा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जब तक मैं हेंगजो से ब्रेकअप ना कर लूँ तुम यहाँ पर कोई भी पंगे क्रिएट नहीं करोगे। ज़ीरेंग उससे कहता है, मुझे वेट नहीं हो रहा है और ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटिंग नहीं है। मैं अपने ही भाई की फियांसे के साथ ऐसे हिडन रिलेशनशिप में हूँ। नैन्जी उससे खुद से थोड़ा दूर ही रहने के लिए कहती है ताकि हेंगजो को डाउट मत हो, और वो उससे कहते हैं, वेट करो यहाँ पर, देखो अब कितना मज़ेदार सीन यहाँ आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हेंगजो को देखते हैं, जो कि अपने बिजनेसमैन से बात कर रहा था। वो भी नैन्जी के साथ इंटीमेट होना चाह रहा था। तब तक नैन्जी यहाँ पर आती है और वो हेंगजो के मुंह के ऊपर वाइन फेंक देती है और काफ़ी गुस्सा करने लगती है। हेंगजो कहता है, आखिरकार क्या हुआ, गुस्सा कर क्यों रही हो। नैन्जी उसे कहती है, मुझे पता है कि उस रात तुम मेरे साथ नहीं थे, तुम इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। लिटरली तुमने मुझे सेल कर दिया है अपने फ़ायदे के लिए। हेंगजो से कहता है, हाँ, लेकिन इसके बाद हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला और मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी कर तो रहा हूँ। नैन्जी और तमाशा करने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस बात पर हेंगजो से कहता है, तुम्हें पता है कि अगर तुम ब्रेकअप इनिशिएट करोगी तो तुम्हें अपने हिस्से के कंपनी के 10% शेयर मुझे देने पड़ेंगे। नैन्जी कहती है, तुम कितने घटिया इंसान हो। उसने सोचा नहीं था कि हेंगजो ये सच बाहर आने के बाद भी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करेगा। वो कहती है, ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहोगे ना, तुम अपना रिलेशन नहीं तोड़ोगे, मैं कुछ भी करूँ, है ना, तो फिर ठीक है, आज से देखती जाओ मैं क्या करती हूँ, मैं भी देखती हूँ तुम कितने दिनों तक मुझसे शादी करने के लिए रेडी रहते हो। ज़ीरेंग ये सारी चीज़ों को देख रहा था। यहाँ पर वो जानता था नैन्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक ऐसी सच्चाई जो कि ज़ीरेंग से रिलेटेड थी, वो नैन्जी क्या खुद ज़ीरेंग के घर वालों को भी नहीं पता था। और वो जैसे ही सच बाहर आता है ना, नैन्जी की लाइफ बस एक चुटकी में बदल जाती है। आफ्टर दैट हमें पार्टी के बाद का सीन दिखाया जा रहा था। हेंगजो अपने घर के एंसेस्ट्रल हॉल में अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर ऑफर कर रहा था।
तभी उसे कॉल आता है कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था, जो कि उसके इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो हाफ थ्रू में ही फॉल हो गया है, यानी कि वो प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। हेंग जो जानता था ये ज़रूर ही किसी ने किया है। ऑब्वियसली ये जीरेंग का ही किया हुआ था। जीरेंग बिल्कुल साइको की तरह बिहेव कर रहा था और वो जानबूझ करके खुद को हर्ट कर लेता है और नैंजी के घर पर पहुंच जाता है और ये दिखा रहा था कि उसे हेंगजो ने हर्ट किया है। नैंजी उसे देखते ही काफ़ी परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारी हालत हेंगजो ने की, उसने मेरा गुस्सा तुम पर निकाला, वो कितना घटिया इंसान है। जीरेंग यहाँ पर नैंजी को कहता है, हाँ और आज मेरे पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं है, क्या तुम मुझे आज रात अपने साथ अपने घर पर रख सकती हो। अब नैंजी को वैसे भी जीरेंग पर तरस आ रहा था क्योंकि वो उसे भी अपनी तरह ही बेचारा समझ रही थी, तो वो उसे कह देती है कि ठीक है, तुम आज रात यहाँ मेरे घर पर रह सकते हो। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि यहाँ पर हेंगजो का कॉल नैंजी को आने लगता है। वो उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर था। जी रेंग कमरे के अंदर जानबूझ करके नैंजी को रोमांस कर रहा था ताकि हेंगजो को लगे कि नैंजी किसी के साथ है। हेंगजो आ रही आवाज़ों को सुन के काफ़ी गुस्सा करने लगता है। नैंजी कॉल कट कर देती है। बाहर हेंगजो को ध्यान आता है कि नैंजी घर के बाहर एक स्पेयर की रखा करती है, तो वो उसी की के थ्रू गेट खोल करके घर में अंदर आता है। लेकिन नैंजी का कमरा बंद था तो वो गेट नॉक कर रहा था। नैंजी जीरेंग को छुप के रहने के लिए कहती है कि अभी वो हेंगजो को हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकती है। हेंगजो से कहता है कि वो कौन से लड़के के साथ है। नैंजो से कहती है, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, मैंने अपनी तरफ से तुमसे ब्रेकअप तो कर ही लिया है, तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती है। हेंगजो से कहता है, आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मेरा भरोसा करो, अब भी मैं तुम्हें उतना ही प्योर मानता हूँ और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम दूसरे के साथ इंटीमेट होकर के आई हो, तो मैं तो अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रही हो। नैंजी उसे जाने के लिए बोलती है और जैसे ही वो गेट लॉक करती है, जीरेंग भाई साहब का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। हेंगजो को लगता है कि नैंजी उसे सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रही है, वो उससे प्यार करती है, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जीरेंग यहाँ पर कहता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के यहाँ पर हेंगजो को सबक सिखाते हैं, उसने जो तुम्हारे साथ किया है वो कितना गलत किया है। नैंजी अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन उसे ये भी लगता था कि जीरेंग बहुत ही कमज़ोर है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। हेंगजो वहाँ से जा चुका था, बट इस बार रोमांस करने से पहले नैंजी अपनी शर्त रखती है जीरेंग के साथ कि मैं तुम्हारे साथ इस सडन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्तें ये हैं कि हमारे बीच चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनल रहेंगी। हर रोमांस के बाद मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगी, और क्योंकि मैं फ्री में कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहती हूँ, हमारे बीच कोई भी इमोशंस नहीं होंगे, सिर्फ फिजिकल नीड्स पूरे होंगे। अब जीरेंग नैंजी के साथ रहने के लिए ये बात भी मान जाता है, कहता है ठीक है, तुम चाहो तो मेरा जैसे भी इस्तेमाल कर सकती हो, बट मैं तुम्हारे साथ ही। अगले दिन जीरेंग जानबूझ करके जाकर के हेंगजो को सुना रहा था कि नैंजी ने उसे ये ड्रेस दिया। कल रात तो वो नैंजी के घर पर ही रुका था। हेंगजो इसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, ये सोच करके कि वो बस इसी तरीके से मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ जिस प्रोजेक्ट के लिए हेंगजो इतनी मेहनत कर रहा था, अब नैंजी भी उसके खिलाफ जाकर के उसी प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार थी। एक यंग मास्टर से वो लोग दोनों ही मिलने के लिए जाते हैं। नैंजी अपने दोस्त से बात कर रही थी, उसे नहीं पता था कि ये यंग मास्टर कौन होने वाला है। तभी वो जीरेंग से मिलती है और जीजी नाम की एक लड़की इसका फ़ोटो क्लिक कर लेती है उन दोनों को साथ में। हालांकि वो ये नहीं देख पाती है नैंजी किस लड़के के साथ है, लेकिन उसे ये तो सिचुएशन मिल गया ना कि यहाँ पर वो उसे धोखा दे रही है। असल में जीजी हेंगजो को पसंद करती थी और उसे शादी करना चाहती थी। नैंजी जीरेंग को यहीं वेट करने के लिए कहती है और कहती है कि वो यंग मास्टर से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करके आ रही है। नैंजी को काफ़ी अच्छे स्मेल वाले इंसेंस स्टिक बनाना आता था, तो वो उस यंग मास्टर को प्लीज़ करने के लिए उस स्टिक को जला रही थी। यंग मास्टर कोई और नहीं जीरेंग ही होता है, लेकिन वो अपना फेस किसी को दिखाया नहीं था। जैसे ही वो आता था, सारे लोग अपने फेस डाउन कर लेते थे और कोई भी जीरेंग को देखने की हिम्मत नहीं करता था।
तभी वहाँ पर हिंग जो जीजी और उसका फ्रेंड यहाँ पर सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है। जीजी तो कुछ ज़्यादा ही हिंग से चिपक चिपक के बात कर रही थी और नैंजी को ये दिखा रही थी कि नैंजी की तो कोई औकात ही नहीं है। हिंग जो तो सिर्फ बिजनेस के फ़ायदे के लिए उससे शादी कर रहा है। शुरुआत में नैंजी उनकी बकवासों को झेल रही थी, लेकिन एट द एंड उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जा करके जीजी को थप्पड़ लगा देती है। हिंग जो उसे कहता है क्या बकवास कर रहे हो। नैंजी कहती है प्रॉब्लम है, ब्रेकअप कर लो। वैसे भी तुम्हारी ये सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड तो हमेशा थर्ड पार्टी ही रहेगी जब तक हम दोनों इंगेज है। चीटिंग करोगे तो वैसे भी तुम्हें पता है कि ये इंगेजमेंट तो टूटने ही वाली है। जो यहाँ पर यंग मास्टर थे वो यानी जो जीरंग था वो बीच में आता है और कहता है यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। हेंग जो चुप हो जाता है क्योंकि उसे ये प्रोजेक्ट चाहिए था। आफ्टर दैट यहाँ पर जो नैंजी थी वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि यंग मास्टर मुझे बहुत ही अच्छे स्मेल के इंसेंस स्टिक बनाने आता है, जिससे अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो तो वो भी सॉर्ट आउट मैं कर सकती हूँ। चाइनीज़ मेडिसिन में भी मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। जेरिंग ऑब्वियसली नैंसी को ये प्रोजेक्ट देने वाला था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, पहले उसे हेंगजो का इंसल्ट भी तो करना था। हेंगजो को यंग मास्टर वहाँ से निकलने के लिए बोल देता है। अब हेंगजो को लगने लगता है कि उसका ये प्रोजेक्ट असल में काम नहीं आने वाला और नैंजी को अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया तो फिर उसकी कंपनी को अच्छे खासे लॉस होंगे। जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बीच में आते हैं। वो ग्रैंडफादर असल में हेंगजो के भी ग्रैंडफादर थे, लेकिन वो यंग मास्टर को जानते थे। अब कोई भी यंग मास्टर का शक्ल देखने का हिम्मत नहीं करता था, तो बहस करना ही बेकार है। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जे रिंग नैंजी को कहता है कि आज वो फ़िलहाल बिज़ी है, अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती है तो वो कल उससे मिलने के लिए आ सकती है। नैंजी तुरंत ही अग्री कर जाती है। फिर वो बाहर जा कर के ज़ेरिन को ढूंढ रही थी और जल्दी जल्दी उसे कार में लेकर के जाती है, क्योंकि उसे पता था कि हेंगजो उसे ढूंढते हुए आएगा ही। इधर जीजी हेंगजो को बताती है कि उसने नैंजी को किसी लड़के को हक करते हुए देखा था। उस लड़के का शक्ल तो वो नहीं देख पाई, लेकिन हाँ ये कन्फर्म था कि वो नैंजी है। हेंजो को ये फ़ोटो देख करके बहुत गुस्सा आने लगता है कि क्या सच में नैंजी उसे धोखा दे रही है। सामने लगे कार में उसे पता था कि नैंजी है, तो वो देखने के लिए चले जाता है। नैंजी उसे डाइवर्ट करने के लिए कहती है तुम भी अगर यंग मास्टर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये बिज़नेस कार्ड लो, जा करके इस बिज़नेस वूमन से मिलो। वो भी मेरी तरह ही काफ़ी अच्छा इंसेस स्टेक बनाती है, तो वो अगर खुश हुई तो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। वो अपनी ही दूसरी कंपनी का बिज़नेस कार्ड हेंगजो को दे रही थी, ये सोचते हुए कि 3 साल उसने हेंगजो के पीछे बर्बाद किया है, थोड़ा बिजनेस का फ़ायदा भी तो कमा ले। हेंगजो को तो पता ही नहीं था कि असल में नैंजी इतनी ज़्यादा वाली टैलेंटेड है। आफ्टर दैट वो ज़ेरिन को वहाँ से लेकर के जाती है। उस रात भी नैंजी ज़ेरिन को अपने घर लेकर के जाती है। वो फ्रेशन अप हो करके मस्त मस्त वाली अपनी बॉडी नैंजी को दिखा करके उसे पटाने का कोशिश कर रहा था। नैंजी उसकी बॉडी को देखती है, उसे टच किए बिना रह ही नहीं पाती है। वो देखती है उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। वो ज़ेरिन को समझाती है अब अगर कोई तुम्हें दोबारा हाथ उठाए ना तो तुम लिटरली उनके हाथ ही तोड़ दो। उनकी हिम्मत कैसे होगी तुम्हें बुली करने की। नैंजी ने भी फाइनली कुछ साल पहले हिम्मत करके अपने फादर की पिटाई लगा दी थी। जब वो उसकी मॉम और उसकी पिटाई कर रहे थे तो तब जा कर के उसके डैड का मारना पीटना थोड़ा ये कम हुआ था। उन्होंने नैंजी को तो मारना छोड़ दिया था, लेकिन अब भी वो अपनी वाइफ को इसी तरीके से बुली करते रहते थे। ज़ीरा व नैंजी दोबारा यहाँ पर इंटीमेट होते थे। नैंजी को नहीं पता था कि वह किस आग से खेल रही है। ड्रामा का नाम है टेम्प्टेड बाय द नाइट। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देख रहा ये है कि जब नैंजी को ज़ीरेन की सच्चाई पता चलेगी तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। अगले दिन वह ज़ीरेन से मिलने के लिए जाती है, यानी यंग मास्टर से। उसे ब्लाइंड फोल्ड होने के लिए बोला जाता है। ज़ीरेन बाहर आता है। नैंजी उसे अपना बनाया हुआ इंसेंस स्टिक दिला रही थी। जीरेंग यहाँ पर वॉइस चेंजर से वॉइस चेंज करके सबसे बात किया करता था। अब यहाँ आते ही वो नैंजी के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है और कहता है अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम्हें मुझे एंटरटेन करना पड़ेगा। नैंजी उसे कहती है आई एम सॉरी, अगर तुम्हारी ये डिमांड है तो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लूँगी। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी है। इस पॉइंट पर ज़ेरिन कंफर्म हो गया था कि नैंजी उसे धोखा नहीं देने वाली। जिस प्रोजेक्ट के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है वो प्रोजेक्ट उसे मिल रहा है और फिर भी वो नहीं ले रही है, इसका मतलब कि वो अच्छे कैरेक्टर की लड़की है और वो उसे धोखा तो नहीं देने वाली है। वो इस बात से खुश था। वो कहता है ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। मैं यहाँ पर
तुम्हें वो प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूँ। और वो काफ़ी खुश हो जाती है और बदले में डिमांड करती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसका कहना था, मैंने सुना है कि तुम जीरंग के साथ रह रही हो, उससे मिलने मिलने के लिए मुझे ज़रा ले आओ। अब इस पॉइंट पर नैंजी को लगने लगता है कि जो ये यंग मास्टर है वो सच में एक साइको इंसान है। उसे लड़का और लड़की दोनों ही शायद पसंद है और वो जीरंग के पीछे पड़ गए। उसके जाने के बाद ग्रैंडफादर जीरंग से बात कर रहे थे कि वो नैंजी को तुरंत ही सच क्यों नहीं बता देता। जीरंग कहता है, अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर उसे खुद ये बात पता चल जाएगा। अभी मेरा उसके सामने वीक रहना ही ज़्यादा बेहतर है। ग्रैंडफादर जीरंग की मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि जीरंग ने उनकी जान बचाई थी, और ऊपर से जीरंग इतना पावरफुल है तो भला कौन ही इतने पावरफुल इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगा। नैंजी बहुत ही बेचैनी में घर जाकर के जीरंग को ढूंढने लगती है। उसे डर था कहीं यंग मास्टर उसे उठा के ना लेके जाए। जीरंग बाहर से अंदर आता है। नैंजी पूछती है कि वो कहाँ गया था। जीरंग बताता है, मैं अपना सामान पैक करने के लिए गया था पुराने घर में। नैंजी उसे कहती है, तुम ना यंग मास्टर से थोड़ा दूर ही रहना। आज मैं उससे मिलने के लिए गई थी, वो मुझे काफ़ी साइको इंसान लगा। जीरंग उसे कहता है, चलो ठीक है, मैं उससे दूर रहूँगा। वैसे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नैंजी उसे कहती है, अभी मैं श्योरली नहीं बता सकती, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच में साइको है। मुझे तुम्हारी काफ़ी फ़िक्र है, तो तुम ना उससे थोड़ा दूर ही रहना। जीरंग उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। शाम में जब वो ऑफिस से लौट रही थी तब हेंगजो उसे मिलता है और कहता है, मतलब सच में तुम मेरे खिलाफ जाकर के वो प्रोजेक्ट लेने वाली हो? नैंजी कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी हरकत के बाद मैं तब भी तुम्हारे प्यार में पड़ी रहूँगी? अब प्यार नहीं, अब वॉर स्टार्ट है। वो घर जाती है, रेडी वेडी हो रही होती है उस पार्टी में जाने के लिए, जहाँ पर कि यंग मास्टर को काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह और एंटरटेन करने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले थे। सारे ही यंग मास्टर से प्रोजेक्ट्स वगैरह लेना चाहते थे। हेंगजो भी वहाँ पर आने वाला था। जीरंग नैंजी को कहता है, अपना ख्याल रखना, यंग मास्टर बहुत ही टफ इंसान है। नैंजी कहती है, मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है, तुम ना घर पर मेरा इंतज़ार करना। जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा मैं सीधे ही यहाँ घर आऊँगी। जीरंग अगर घर पे रहता तो भला वो पार्टी में कैसे अवेलेबल हो पाता। वहीं दूसरी तरफ हेंगजो नैंजी के फादर से बात कर रहा था। उसका फादर कहता है, हमें नैंजी को उसकी औकात में लाना होगा, हमें उसके पंख तोड़ने होंगे, ज़्यादा वो ऊंची आसमान में ना उड़ सके, और तभी वो फिर अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी करेगी। नैंजी भी यहाँ पर आती है। उसके फादर यहाँ पर नैंजी को उसकी मॉम का एक वीडियो भेजते हैं जिसमें उन्होंने उसे बांध करके रखा हुआ है। ये देखते ही नैंजी काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि उसका फादर उसकी मॉम को हर्ट करने का कोशिश कर रहा है। वो काफ़ी गुस्से में जा कर के अपने डैड से पूछने लगती है कि मेरी मॉम को तुमने कहाँ छुपाया है, मुझे सच बताओ। लेकिन वो इंसान इतना बेशर्म था कि वो नैंजी को बता नहीं रहा था। नैंजी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो सबके सामने ही अपने फादर को पीटने लगती है। जीरंग यंग मास्टर बन करके इन सारी चीज़ों को देख रहा था। इस पॉइंट पर सारे लोग नैंजी को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो कितनी घटिया लड़की है, अपने फादर के साथ ऐसा बिहेवियर कर रही थी। बट फिर भी एट द एंड जब भी उसके फादर भी नहीं बता रहे थे तब जीरंग को बीच में आना पड़ता है। वो यंग मास्टर बन के नीचे आता है। यंग मास्टर के नाम पे सारे ही अपना मुंह घुमा लेते हैं। अब यंग मास्टर का नाम लगा करके नैंजी यहाँ पर पहले तो अपने डैड की पिटाई लगा करके सच पूछती है, उसकी मॉम कहाँ है, और दूसरा वह हेंगजो को कहती है कि अगर उसने उससे ब्रेकअप नहीं किया तो यंग मास्टर उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसका हेल्प नहीं करेंगे। अब यंग मास्टर के नाम पर वो दोनों ही इस बात से अग्री कर जाते हैं और नैंजी का बाप उसे बता देता है कि उसने उसकी माँ को कहाँ रखा है। इन सारे चक्करों में नैंजी को चोट लग जाता है और ये देख करके जीरंग को रहा नहीं जाता है। वो नैंजी को वहाँ से लेकर के जाता है। पूरी पार्टी में वो उसे उठा के वहाँ से लेके गया था। सारे उसे यंग मास्टर समझ रहे थे तो कोई भी यहाँ पर अपनी नज़रों को उठा करके देख नहीं सकता था। बाहर जाते ही नैंजी जीरंग को देख के कहती है, तुम यहाँ, तुम ही यंग मास्टर हो? जीरंग टॉपिक बदलते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी तुम्हें फॉलो करते यहाँ आया था। घर पे मन नहीं लग रहा था और मैंने देखा तुम्हें हाथ में चोट लगा है तो मुझे रहा नहीं गया, इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ से लेके आ गया। नैंजी को फिक्र थी कि जीरंग अगर वापस से यंग मास्टर से मिला तो कहीं वो उसे हर्ट करने का कोशिश ना करे। नैंजी उसे कहती है कि तुम दोबारा यंग मास्टर के आसपास भी नहीं जाओगे। नैंजी को अपनी माँ की काफ़ी फिक्र हो रही थी। जीरंग उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने के लिए लेकर के चलता हूँ।
घर पर नैन्जी की माँ वापस से मार खाई हुई बैठी थी। नैन्जी उसे कहती है, देखो मम, अगर तुमने उस इंसान से डिवोर्स नहीं लिया तो आज के बाद वो इंसान जब भी मेरे सामने आएगा मैं उसे उसी तरीके से पीटती रहूँगी। उसकी माँ कहती है, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी और तुम्हारे डैड के रिश्ते की वजह से तुम्हारे और हेंगजो का रिश्ता ख़राब हो गया। नैन्जी कहती, माँ मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम उस इंसान से डिवोर्स ले रही हो और ये फाइनल है। एट द एंड उसकी माँ मान जाती है। नैन्जी वहाँ से निकलती है। ज़ेरिंग उसका इंतज़ार कर रहा था। वो केयर करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वहाँ पहुँचते ही सेक्रेटरी आकर के नैन्जी को उसके डैड की तरफ से डाइवोर्स पेपर पर साइन किए गए पेपर्स उन्हें दे देता है और कहता है कि उसने तुम्हारी माँ के लिए डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। जीरेंग ने ये सब कुछ अरेंज किया था। हेंजो भी नैन्जी से ब्रेकअप करने के लिए रेडी था और नैन्जी को वो 10% शेयर भी हेंजो को नहीं देने पड़ते। नैन्जी ये सारी बातें सुनकर के बहुत ही खुश हो जाती है। उसे पता था कि यंग मास्टर उसका मदद कर रहा है, लेकिन आखिरकार वो उसकी इतनी हेल्प कर क्यों रहा है। यहाँ पर यंग मास्टर ने नैन्जी के लिए एक गिफ्ट भी भेजा था। जब वो उसे ओपन करती तो उसमें ज़ेरेंग का नाम इनग्रेव किया हुआ था। ये इसकी ग्रैंड मदर का गिफ्ट था। सेक्रेटरी ने नैन्जी के लिए वो गिफ्ट लेकर आया था। अब इस बात को देख कर के नैन्जी समझ जाती है कि पक्का जो वो यंग मास्टर है ना, वो लड़के और लड़कियों दोनों में भी इंटरेस्टेड है। एक तरफ और नैन्जी के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ वो ज़ेरेंग के लिए ये रिंग भेज रहा है। दूसरी तरफ हेंजो के फादर उसे कह रहे थे कि नैन्जी के हिस्से में आए 10% शेयर हमें कैसे भी वापस लेने होंगे, वरना ही अपनी ही कंपनी में हमारे शेयर्स काफ़ी कम होंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हेंजो वापस से नैन्जी के पास वापस जाना चाह रहा था। वो उसे सॉरी बोल करके उसे वापस से अपना बनाने के लिए बोल रहा होता है। नैन्जी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने पहले ही क्लियरिफाई कर दिया, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। हेंजो यहाँ पर उसे बार बार मनाने का कोशिश कर रहा था। नैन्जी जानती थी कि अगर वो ज़ेरिंग को प्रोटेक्ट करना चाह रही है और हेंजो से खुद का पीछा छुड़ाना चाह रही है तो उसे ज़ेरिंग से शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इससे दो फायदे होंगे, एक हेंजो उसका पीछे छोड़ देगा क्योंकि नैन्जी मैरिड है और दूसरा यंग मास्टर ज़ेरिंग का पीछा छोड़ देगा क्योंकि ज़ेरिंग मैरिड है। दैट्स वे वो दिमाग लगाती है, इस बारे में ज़ेरिंग से बात करती है। ज़ेरिंग तो तुरंत ही अग्री कर जाता है। वो दोनों अगले ही दिन जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। नैन्जी यहाँ पर ज़ेरिंग को प्रॉमिस करती है कि ये एक शादी का सर्टिफिकेट हम दोनों को बहुत सी मुसीबतों से बचाने वाला है। फाइनली लगता है अब लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। दोनों घर जाकर के अपना फर्स्ट वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करते हैं। जब नैन्जी सो रही थी तभी ज़ेरिंग को उस दवा की वजह से वापस से अटैक आने लगता है। अब वह नैन्जी के सामने अपने इस रूप में नहीं आ सकता था। इसी वजह से नैन्जी को सोता हुआ देख करके वो चुपचाप उठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नैन्जी की नींद खुल जाती है और वो उसे फॉलो कर रही थी कि इतनी रात को ज़ेरिंग कहाँ जा रहा है। वो देखती है कि वो यंग मास्टर के घर पे गया। अब वो ये सोचने लगती है कि ज़ेरिंग इतनी रात को यंग मास्टर के घर पर क्यों गया है। जो भी एंटीडोट ज़ेरिंग के पास हुआ करता था, उस पहले के ड्रग के दवा को असर को कम करने के लिए वो एंटीडोट लिया करता था, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये एंटीडोट लेना ज़ेरिंग की बॉडी को धीरे धीरे अंदर ही अंदर ख़राब कर रहा था। ज़ेरिंग अपना प्लान फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। उसे हेंज और उसकी फैमिली को पूरी तरीके से बैंकरप्ट करना था। वो अपना बदला लेना चाह रहा था क्योंकि उसी की फैमिली की वजह से आज ज़ेरिंग की माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर वो थोड़ी ही देर बाद घर लौट आता है। नैन्जी कहती है, अरे तुम कहीं गए थे क्या, तुम्हारी बॉडी इतनी कोल्ड है। ज़ेरिंग कहता है, हाँ थोड़ी देर के लिए बस बाहर गया था, मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो नैन्जी ये सोचती है अगर ज़ेरिंग और यंग मास्टर के बीच कुछ चल नहीं रहा है तो फिर ज़ेरिंग ने उसे झूठ क्यों बोला, क्योंकि इसमें झूठ बोलने वाली तो कोई बात नहीं है। वो ज़ेरिंग से उस समय कोई भी सवाल नहीं करती है। लेकिन अगले ही दिन अपने दोस्त को उस यंग मास्टर का कैसे भी करके कहीं से भी एक फ़ोटो अरेंज करने के लिए बोलती है ताकि वो कंपेयर कर सके कि आखिरकार वो यंग मास्टर है कौन, क्योंकि उससे डाउट होने लगा था कि कहीं ज़ेरिंग ही तो वो यंग मास्टर नहीं है। दोपहर में वो दोनों अलोन टाइम एंजॉय कर रहे थे तभी ज़ेरिंग को कॉल आने लगता है और वो साइड में जाके बात कर रहा था। उसी समय नैन्जी को एक काफ़ी पुराना और धुंधला सा फ़ोटो यंग मास्टर का मिलता है। जब उसे वो ज़ेरिंग के फेस से कंपेयर करती है तो चौंक जाती है। वो बिल्कुल ज़ेरिंग की तरह ही दिख रहा था। अब ज़ेरिंग सही में वो यंग मास्टर है या नहीं, ये बात पता लगाने के लिए नैन्जी बस अपना एक दिमाग भिड़ाती है। वैसे तो वो फ़िलहाल ज़ेरिंग को कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद वो एक नया इंसेसिस्टिक घर में जलाती है और कहती है कस्टमर आया है, मैंने
एक्सक्लूसिवली इसे अपने सेल पर निकाला है तो मैं उसे दे करके आती हूँ, तुम घर पर ही मेरा वेट करना। ज़ेरिंग घर पर वेट करता है और नैंजी सीधे यंग मास्टर के घर पहुँच जाती है। कहती है आज मुझे यंग मास्टर से मिलना है। थोड़ी देर बाद ज़ेरिंग को यहाँ आना ही पड़ता है। नैंजी जानबूझ करके यंग मास्टर के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है मुझे पता है कि तुम मेरे और मेरे हस्बैंड ज़ेरिंग दोनों में इंटरेस्टेड हो, तो चलो क्यों ना प्रोजेक्ट के बदले हम दोनों ही तुम्हें एंटरटेन करें। वो बात करते करते उसके बॉडी के पास जाती है और जानबूझ करके स्मेल करते हुए कहती है ये इंसेंस स्टिक तुम्हें कहाँ से मिला। ज़ेरिंग झूठ बोल रहा था कि मैंने ख़रीदा है। नैंजी कहती है इसे तो मैंने अपने हाथों से बनाया था, इसे शॉप पर भी मैंने सेल करने के लिए नहीं निकाला है, फिर तुम्हारे पास ये इंसेंस स्टिक आया कहाँ से। नैंजी ये कह के अपने ब्लाइंड फोल्ड को खोलती है। सामने ज़ेरिंग था। उसे डाउट तो पहले ही हो चुका था कि ज़ेरिंग ही यंग मास्टर है। सामने सच्चाई देख करके वो काफ़ी भड़क जाती है। ज़ेरिंग समझ जाता है कि उसे उस पर डाउट हो गया था कि वही यंग मास्टर है। वो उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मैटर क्या है और उसने नैंजी से क्यों झूठ बोला, लेकिन नैंजी बहुत गुस्से में थी और वहाँ से चली जाती है। ज़ेरिंग उसे फॉलो करते करते घर जाता है। नैंजी यहाँ पर ज़ेरिंग की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ज़ेरिंग को वापस से उसी बीमारी का अटैक आने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। नैंजी को लगता है वो सही में चला गया। वो गेट खोल करके देखती है ज़ेरिंग काफ़ी परेशान, काफ़ी बेचारे वाले हालत में ब्रिज को ऐसे क्रॉस करने का कोशिश कर रहा था। नैंजी उसे ऐसे कंडीशन में देख के काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे संभालने के लिए चली जाती है। तब तक ज़ेरिंग का सेक्रेटरी भी आता है। वो और नैंजी दोनों ही मिल करके उसे उसके घर लेकर के जाते हैं। सेक्रेटरी बताता है असल में क्या सिचुएशन है। बचपन से लेकर के आज तक ज़ेरिंग पर बहुत सारी दवाओं का एक्सपेरिमेंट हुआ है। हेंग और उसकी फैमिली ने ऐसा किया है। वो लोग ज़ेरिंग को मनहूस मानते थे क्योंकि पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई और ज़ेरिंग ने अब तक बहुत कुछ झेला है। एक एंटीडोट इस बीमारी का हेंग के पास है जो कि ज़ेरिंग को वो कभी देता नहीं है, वरना ज़ेरिंग फिर उसके हाथ से निकल जाएगा। हमारे पास जो दवाएं हैं उस हिसाब से हम ज़ेरिंग की इस बीमारी को कम करने का कोशिश करते हैं। नैंजी काफ़ी गुस्से में घर जाती है। हेंगजो के पास उस एंटीडोट को ढूंढती है, उसे अपने बैग में डालती है और बाकी सारी दवाओं को नीचे गिरा करके फेंक देती है। ऐसा किया था इसलिए किया था ताकि हेंगजो को ये लगे कि हेंगजो के उस हरकत की वजह से नैंजी बहुत ही गुस्सा है, एंगेजमेंट तोड़ने चाहती है और वो इसीलिए यहाँ तमाशा कर रही है। और हेंगजो को भी यही लगता है। वो ध्यान नहीं दे पाता है कि वो ज़ेरिंग की एंटीडोट अपने साथ लेकर के गई है। यहाँ पर घर जा कर के वो ज़ेरिंग को एंटीडोट खाने के लिए बोलती है। ज़ेरिंग थोड़ा भाव खा रहा था, तुम तो मुझसे गुस्सा थी ना, तो फिर तुम मेरा केयर क्यों कर रही हो। नैंजी तब उसे दवा खिलाती है और कहती है ड्रामेबाजी मत करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम दवा खा करके थोड़ा रिलैक्स फील करो। वो ज़ेरिंग को फाइनली वो एंटीडोट देती है जो दवा लेने के बाद धीरे धीरे ज़ेरिंग की बीमारी पूरी तरीके से ठीक होने वाली थी। ज़ेरिंग यहाँ पर कुछ देर नैंजी के साथ बिताता है। जब थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल फील कर पा रहा था तब वो और नैंजी आपस में बैठ करके बात कर रहे थे। ज़ेरिंग उसे कहता है तुम्हें पूरी कहानी तो पता चल ही चुकी होगी कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ क्या बिहेवियर किया था। इसी वजह से मैंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैं उनसे अपनी माँ का बदला ले सकूं, क्योंकि अगर मेरे डैड ने समय पर डॉक्टर को भेजा होता जब मेरी माँ लेबर पेन से गुजर रही थी, तब मेरी माँ की जान बचाई जा सकती थी। ये बात मुझे बाद में पता चला। मैं अपने डैड और अपनी फैमिली से नफ़रत करता हूँ। नैंजी उसे कहती है कि डोंट वरी, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा बदला लेने में। उसके फादर ने इसलिए ऐसा किया था। ज़ेरिंग की साइड की स्टोरी ये थी कि उसके फादर ने उसकी वाइफ को किसी और आदमी के साथ बाहर घूमते देख लिया था और उसे ये लग रहा था कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। उसे ऐसा लगता है कि ज़ेरिंग तो उसका बेटा ही नहीं है। ये ज़ेरिंग की साइड की स्टोरी थी, लेकिन असलियत कुछ और थी जो कि कहानी के एंड में खुलती है और कहानी को पूरी तरीके से पलट के रख देती है। अगले दिन नैंजी जो थी वो अपनी माँ को शादी का सर्टिफिकेट अपना दिखाने के लिए लेकर के जाती है। उसकी माँ को पता चलता है कि उसने हेंगजो के भाई ज़ेरिंग से शादी की है, तो वो थोड़ा चौंक जाती है। नैंजी कहती है डोंट वरी माँ, ज़ेरिंग उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है, वो अच्छा इंसान है। और वो अपनी माँ को भी अपने साथ रहने के लिए लेके जाती है। जहाँ ज़ेरिंग भाई साहब को नैंजी के बिना आज रात सोने का मन नहीं था, लेकिन नैंजी अपनी मॉम के साथ अपने कमरे में थी। तभी ज़ेरिंग तबीयत ख़राब होने का बहाना बना करके नैंजी को फ़ोन करता है। उसकी माँ कहती है जाओ, ज़ेरिंग को तुम्हारी ज़रूरत है।
नैन्जी कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि जीरिंग ने झूठ बोला है। उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है। वो इसके बाद फुल ऑन उसके साथ फ्लर्ट करता है और दोनों रोमांस करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन हैंग जो जेरिंग को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि आज माँ की डेथ एनिवर्सरी थी। तो वो यहाँ पर पूजा वूजा कर रहा था। जेरिंग यहाँ पर आता है तो पहले की तरह हैंग जो उसे पनिश करने का कोशिश करता है, लेकिन अब जेरिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब ये सारी चीज़ों को नहीं झेलने वाला हूँ। तभी नैन्जी को जेरिंग की फिक्र थी। हैंग जो उसे पहले की तरह पनिश ना करे, दैट्स वाई वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच जाती है। जहाँ पर कि जब वो जेरिंग का ख्याल कर रही थी तब हैंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें मेरे भाई की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? नैन्जी कहती है, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है, हम दोनों ने शादी कर लिया है, जाहिर सी बात है कि अब मैं अपने पति का तो ख्याल रखूंगी ही। हैंग को इन बातों का ट्रस्ट नहीं होता है और उसे लगता है कि नैन्जी झूठ बोल रही है। जब वो जेरिंग का इंसल्ट करने का कोशिश करता है तब नैन्जी बीच में आती है और हैंग को थप्पड़ मारते हुए कहती है, बहुत ही घटिया इंसान हो तुम, तुम्हें तो इंसान कहलाने का भी कोई हक नहीं है, तुम अपने ही भाई को इस तरीके से टॉर्चर करते हो। ये कह के वो जेरिंग को वहाँ से लेकर के जाती है। बाहर जाकर के उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो जेरिंग का लिटरली हेल्प करना चाह रही थी। उसके फादर यहाँ पर आते हैं। जेरिंग अपने फादर को बिल्कुल नहीं देखना चाह रहा था। दैट्स वही नैन्जी वहाँ से उसे लेकर के जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैंग जो उस बिजनेसमैन को पकड़ के पीट रहा था क्योंकि नैन्जी के साथ इंटीमेट होने के बावजूद भी उस इंसान ने उसे वो प्रोजेक्ट नहीं दिया। वो इंसान बताता है कि उस रात वो नैन्जी के साथ नहीं था। इन लोगों ने तो पूरी रात उसे बांध करके रखा हुआ था। नैन्जी किसी और लड़के के साथ थी। तब इस बात का हैंग को एहसास होता है कि वो किसी और के साथ नहीं, जेरिंग के साथ ही थी। ये दोनों मिल करके उसे उल्लू ही बना रहे हैं। इधर नैन्जी को घर से कॉल आता है उसकी माँ का कि हैंग और जेरिंग दोनों लड़ रहे हैं। ये सुनते ही नैन्जी जल्दी जल्दी घर के लिए पहुँचती है। जब तक नैन्जी वहाँ पर नहीं आती है, जेरिंग हैंग की पिटाई लगा रहा था और हैंग बहुत गुस्सा था कि वो उसका भाई है, वो उसे ऐसे धोखा कैसे दे सकता है। लेकिन जैसे ही नैन्जी यहाँ पर आती है ना तो जेरिंग जानबूझ करके हैंग उसे एक पंच खा लेता है ताकि नैन्जी उसे कमज़ोर समझे, उसे प्रोटेक्ट करे। होता भी यही है। नैन्जी उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं लिटरली तुम पर पुलिस केस करने वाली हूँ। भले ही तुम उसके भाई हो, लेकिन तुम्हें इसके साथ ऐसा बिहेव करने का कोई हक नहीं है। हैंग उसे कहता है कि इसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। नैन्जी कहती है, नहीं, तुमने मेरा फ़ायदा उठाने का मौका दिया था किसी और को, बस जेरिंग ने तुम मेरी मदद की है और अब तुम्हें इस बात से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम तो वैसे भी मुझसे एंगेज होना चाहते थे ना, अब ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ थी। अफसोस अब हमारे बीच तो कुछ नहीं हो सकता है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। उसके जाने के बाद यहाँ पर जेरिंग खुद को काफ़ी वीक दिखा रहा था और नैन्जी उसका केयर कर रही थी। उसकी माँ ये देख के सोच रही थी कि उनके घर के दामाद जी तो क्या मस्त एक्टिंग करते हैं। जहाँ एक तरफ वो नैन्जी के आने के पहले किस तरीके से उसे पीट रहा था, वहीं अब देखो ये कितना खुद को कमज़ोर दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी का प्यार पाने के लिए। उसकी माँ भी यहाँ पर उसी तरीके से नैन्जी को बताती है, हाँ यार हैंग ना बहुत ही बुरा है, बताओ तुम्हारे हस्बैंड को उसने कितनी पिटाई कर दी, कितना बुरा इंसान है वो। अब जेरिंग समझ जाता है कि नैन्जी की माँ उसका सपोर्ट कर रही है। वो उन दोनों को अकेले छोड़ करके कुछ देर के लिए चली जाती है ताकि यहाँ पर वो दोनों अकेले में थोड़ा सा टाइम बिता सके। अगले दिन हैंग जो नैन्जी से मिलता है। वो उसे कह रहा था कि तुम मुझसे वो प्रोजेक्ट कभी नहीं ले पाओगी। नैन्जी हंसते हुए कहती है, वो प्रोजेक्ट मैं ले चुकी हूँ, मैं उस पर काम भी करने लगी हूँ, अब तुम मेरा असली रूप देखोगे। 3 साल तक मैं तुम्हारी बस प्यारी गर्लफ्रेंड बन के रही ना, अब मैं बताऊँगी कि असली बिजनेस कॉम्पिटिटर कौन होने वाला है। यहाँ पर जेरिंग जो था वो बर्थडे पार्टी का प्रिपरेशन कर रहा था। शायद यंग मास्टर का बर्थडे पार्टी होने वाला था। यहाँ पर आफ्टर दैट हमें उस सीन को दिखाया जाता है। यंग मास्टर ने उस ग्रैंडफादर का बर्थडे पार्टी था। नैन्जी यहाँ पर ग्रैंडफादर को गिफ्ट वगैरह देने के लिए जाती है। जीजी भी यहाँ पर आई हुई थी। वो नैन्जी को इंसल्ट करके कहती है, ज़रूर ही ये फेक वैस लेकर के आई होगी, असली खरीदने की औकात कहाँ है इसके। नैन्जी गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, अब तक लगता है कि तुम्हारी आदत गई नहीं है ना, मुझसे मार खा के ही तुम्हें दिमाग आता है। अब हैंग जो यहाँ पर ऑब्वियसली ये सिर्फ तमाशे ही देखेगा। वो इंसान इतना सेल्फिश है, उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से ही मतलब है।
तभी यहाँ पर यंग मास्टर बन के आता है। सारे ही अपना मुंह घुमा लेते हैं। नैन्जी और जीरेंग फुल ऑन सबके सामने फ्लर्ट कर रहे थे। हेंगजो सोच रहा था कि ये नैन्जी यंग मास्टर के साथ फ्लर्ट कैसे कर रही है, क्योंकि वो तो जीरेंग की वाइफ है। अब उसे रहा नहीं जाता है और वो पीछे मुड़ के देख ही लेता है। सामने जीरेंग था। तब उसे पूरी कहानी पता चल जाती है। सारे लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और ये देख करके चौंक जाते हैं कि यंग मास्टर कोई और नहीं, जीरेंग ही है। हेंगजो से कहता है, मतलब तुम सच में यंग मास्टर हो? इतने दिनों से तुम हमें ही उल्लू बना रहे थे। जीरेंग उसे कहता है, नहीं, तुम लोग उल्लू हो, मैं तुम्हें बना नहीं रहा था। मतलब तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई? मैं 24/7 तुम्हारे घर में रहा करता था कि मैं ही वो यंग मास्टर हूँ। अब तक तुम लोगों ने जो मेरे साथ बिहेव किया है वो हर एक चीज़ का मैं बदला लेने वाला हूँ। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है बचपन से लेकर के आज तक, और जो कुछ भी तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी माँ ने झेला था, वो सब कुछ। जीजी को यहाँ पर नैन्जी का इंसल्ट करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए बोला जाता है। अब वो मजबूर थी। यंग मास्टर की वजह से उसे नैन्जी से माफ़ी मांगना पड़ता है। पार्टी के बाद जीनिंग थोड़ा ड्रंक हो जाता है। नैन्जी उसे संभालते हुए घर लेकर के जाती है। ड्रंक होने का फ़ायदा उठाते वो मस्त हॉल में ही नैन्जी को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी मोम गलती से आ जाती है। बेचारा जीनिंग यहाँ पर थोड़ा सा ही फील करने लगता है। वो कहती है, कोई नहीं, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। जीनिंग काफ़ी ड्रंक था। नैन्जी उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाती है। फिर वो अपनी माँ से आती है बात करने के लिए। उसकी माँ की लाइफ अब पहले के कंपेयर में बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। लेकिन अगले दिन ही उसका फादर नैन्जी और अपनी वाइफ से बदला लेने के लिए घर आ जाता है। जब जीरेंग घर पर नहीं था और वो पहले की तरह उन्हें कमज़ोर समझ करके उन्हें पीट रहा था। लेकिन जैसे ही नैन्जी की पिटाई होती है, देखती है उसकी माँ का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर हो जाता है। आज तक उसने अपने हस्बैंड पर कभी हाथ नहीं उठाया था। वो उसे इतनी बुरी तरीके से मारती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मेरी बेटी पर हाथ उठाने की गलती तुम मत करना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से अपना गुस्सा उस पर निकाल देती है। नैन्जी भी कम नहीं थी, वो भी अपने डैड को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। तब तक जीरेंग भी वहाँ पर आता है। आवाज़ सुन कर के उसे लग रहा था कि शायद दोनों माँ बेटी को उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब वो दोनों ही मिल करके उस इंसान को अच्छा सबक सिखाते हैं तो वो कहता है, हाँ मेरी वाइफ स्ट्रांग तो है। आफ्टर दैट वो नैन्जी के हाथ पे लगे चोटों को वो स्टैंड कर रहा था। वो कहता है, मुझे अच्छा लगा, फाइनली तुमने अपना गुस्सा अपने डैड पर निकाला। नैन्जी जीरेंग की मदद करना चाहती थी। वो उसकी फैमिली को ये प्रूव करना चाहती थी कि जीरेंग उनकी फैमिली का अपना बेटा है। इसी वजह से वो जीरेंग को बिना बताए ही उसका डीएनए टेस्ट करा लेती है और आफ्टर दैट वो जीरेंग को लेके जाने वाली थी। वो सीधे घर पहुंचती है। हेंगजो के मुंह पर डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट फेंकते हुए कहती है, देख लो, आज तक तुम्हें यही लगता था ना कि जीरेंग असल में तुम्हारा भाई नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डैड को धोखा दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे डैड को धोखा दिया ही नहीं। पूरी कहानी क्या है मैं बताती हूँ। असल में तुम्हारे डैड का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बीवी के इस सच को छुपाने के लिए उसने तुम्हारी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अब यानी जीरेंग को जन्म देते ही समय ही उसे ये बात का सच्चाई पता चल गया था कि उसका हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है। अब ये बात बाहर आ जाता तो बहुत पंगे हो जाते। इसी वजह से बेबी बॉर्न करते समय वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। ऐसा बहाना देते हुए तुम्हारे डैड ने तुम्हारी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया और वो जीरेंग को मनहूस बताता रहा। भरोसा नहीं हो तो ये एड्रेस दे रही हूँ मैं, जा कर के पता कर लो कि तुम्हारे ही डैड की गर्लफ्रेंड और बच्चे कहाँ रखे हुए हैं इसने। अब हेंगजो को ये बात का पहले सच्चाई पता लगाना था कि क्या असल में ऐसा है। नैन्जी कहती है, आज के बाद जीरेंग आपकी फैमिली से पूरा रिश्ता नाता तोड़ता है और वो कभी भी इस घर में नहीं आने वाला है। ये कह के वो जीरेंग को वहाँ से लेकर के जाती है। जहाँ पर के हेंगजो जब इस बात को पूरा इन्वेस्टिगेट करता है तो सच उसके सामने आ जाता है। असल में उसके डैड का ही अफेयर चल रहा था और अपने अफेयर को छुपाने के लिए अपनी बीवी को उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। हेंगजो जो शुरुआत से नफरत करता था जीरेंग से सिर्फ इस वजह से कि वो किसी और का बच्चा है, वो उसका अपना भाई नहीं है, वो अब अपने डैड को कहाँ छोड़ने वाला था। पहले तो वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। फाइनली जीरेंग का बदला अब जाकर के पूरा हुआ था।
नैन्जी और जेरिंग इसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। जेरिंग ने बताया था कि जब उसने नैन्जी को पहली बार देखा था तभी से उसे नैन्जी से प्यार हो गया था, लेकिन उस टाइम वो हेंग जो कि गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, इसी वजह से उसने अपने चाल नहीं चले थे। लेकिन एट द एंड जब वो यहाँ पर हेंजो से बदले लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, तब उसने नैन्जी को अपना बना लिया। सारे विलन्स का खात्मा हो गया था। हेंजो जानता था कि अब वो नैन्जी के पास जा कर के भी वापस नहीं जा सकता है। इसी वजह से वो उन दोनों को छोड़ करके अब मतलब हमेशा के लिए अपने काम में बिज़ी हो जाता है। जेरिंग और नैन्जी की कहानी की एक हैप्पी एंडिंग थी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर के आती हूँ और आप लोग वीडियो को प्यार ही नहीं दिखाते हो। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई चेंजेस या इम्प्रूवमेंट कराने हैं तो आप लोग वो भी चीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं आपके पसंद के हिसाब से कहानियों को बना सकूं। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।